हो गया। केरल के सांसद ने लोकसभा में एक बयान दिया कि वर्तमान को ही क्यों देखते हैं, वर्तमान को ही क्यों नहीं देखते हैं, आप बीती हुई बातें क्यों करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का उपक्रम है और ये जो समाज है, जो जीवन है जीवों का, उसका संचरण संचालन उन तीनों के अंतर्गत चलता है। कौवे भी अपने घोंसलों में कुछ न कुछ रखते हैं। चिड़िया है, वह भी अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए कुछ रखा करती है। हमने गांव में देखा, जब रबी की कटाई माने गेहूं और जौ की कटाई होती थी, तो खेत में चूहों का बिल बना हुआ था और उस बिल में जो बालियां हैं गेहूं की और जौ की, उसका भंडारण चूहे भी करते थे, जिसको चौहान लोग या अन्य लोग जब उस बिल को खोलते थे तो टोकरी के बराबर बालें जो है निकलती थी। तो जीवन का जो क्रम है, वो चाहे प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सारे के सारे लोग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अतीत का बोध सब में रहता है। सर्प जब निकलते हैं तो आने वाले से उसका भय होता है और वह अपनी सुरक्षा में अपना फन भी निकालते हैं। चूहे भी वही काम करते हैं, चिड़िया भी वही काम करती है। जितने पक्षी हैं वे सभी इस प्रकार के आचरण में प्रयत्नशील रहते हैं। जो गधा है वह तो वैशाख नंदन है। कहा जाता है कि प्राणियों में सबसे सुखी जो जीव है वह वैशाख नंदन है। और वैशाख में वैशाख नंदन यानी जो कहता है वह पूरा श्रम करता है, पूरा परिश्रम करता है, बोझा ढोता है, धोबी कपड़ों को लेकर घाट पर जाते हैं और फिर लेकर के आते हैं। यदि गांवों में बाजारों से अन्न लाने की आवश्यकता पड़ती हो तो वहाँ गधे भार ढोने का काम करते हैं। डॉक्टर गंगा साहेब पांडे जो वाराणसी के, काशी के महान चिकित्सक थे, वो ये कहा करते थे कि वैशाख नंदन जीवों में सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि वह कर्म योगी है, कर्म में हमेशा निरत रहता है। इस प्रकार जब हम जीव और जीवन और समस्त प्राणियों की परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो हर व्यक्ति में अतीत का भाव रहता है और अतीत सिखाता है, वह रुलाता भी है
वह जगाता भी है, वह जागृति का संदेश भी देता है। उसमें वत्सलता का भाव भी रहता है। वह युद्ध की विभीषिका का संदेश भी देता है। अतीत हमारे जीवन का प्रकाश है, क्योंकि जब हम अतीत की बात नहीं करेंगे तो हम समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो कुछ भी अतीत में घटित हुआ है, उससे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी में शिक्षा का प्रादुर्भाव रहता है, ज्ञान का बोध होता है। हमारे ऋषियों ने जो भी ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान का हम लाखों वर्षों से आज भी उसका अनुपालन कर रहे हैं। हमारे गांव के बगल में रघुनाथपुर, वो हमारे गांव का आधार गांव रहा है। वहाँ पर नथुनी प्रसाद जो मेहतर थे, वह फोड़ों का ऑपरेशन करते थे। जिस किसी के शरीर में अगर कोई घाव हो जाए, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था नथुनी प्रसाद किया करते थे, और उनकी पत्नी गांव में जो मल होता था उसकी सफाई भी करते थे। हमारे जीवन में, हमारे प्रारंभिक जीवन में, हमारे बचपन में और यौवन में भी उनको काम करते हुए देखा है। और नथुनी प्रसाद की जो चिकित्सा प्रणाली है, जो सुश्रुत की परंपरा की है, ऑपरेशन की है, वह किया करते थे। और यही काम रघुनाथपुर के घोड़ा हजाम भी करते थे। घोड़ा हजाम और नथुनी प्रसाद घोड़ा और फुंसी जिसके शरीर में हो जाए, विकृत हो जाए, तो उसका निदान किया करते थे। यदि कोई बालक पेड़ पर से गिर जाता था और उसकी हड्डी टूट जाती थी, तो घोड़ा हजाम उसका भी इलाज किया करते थे। और उनके भीतर यह शक्ति थी कि हड्डी को इस प्रकार बांस की तीलियों से उस स्थान को जकड़ देते थे, जिससे कुछ दिनों के उपरांत चलने की शक्ति आ जाती थी। गांव के बगल में ही वैद्य भी थे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते थे। यहाँ तक कि जो पौधे होते थे, पौधों से उनका परिचय रहता था, और पौधों में क्या गुण है, क्या अवगुण है, उनको वह जानते थे। चिकित्सा व्यवस्था में पौधों के महत्व को वह बताया करते थे, और अपने यहाँ जो भस्म तैयार करते थे, उससे रोगियों के स्वास्थ्य की पूर्ति कराते थे। जब कोई बीमारी होती थी, ज्वर आता था, तो भोजन बंद कर देते थे और
जब ज्वर समाप्त हो जाता था तो जौ के आटे को पानी में, खौलते पानी में उबालकर उसकी रोटी 1 या 2 की मात्रा में होती थी, उसको भोजन के लिए दिया करते थे। वह समय था। सुश्रुत की परंपरा, चरक की परंपरा का नाश इस गुलाम भारत में, वर्तमान जो गुलाम भारत में हुआ, उसकी भरपाई संभव नहीं है। ऑपरेशन करने में कुशल नथुनी प्रसाद और घूरा हजाम, ये दोनों आज नहीं हैं, लेकिन हमारी स्मृति में सदैव विद्यमान रहते हैं, क्योंकि गांव में प्रत्येक घर उनसे परिचित था और क्षेत्र में भी वह उपचार के लिए प्रसिद्ध थे, उपचार की क्रिया थी। लेकिन जब से एलोपैथी का विस्तार हुआ, अंग्रेजों के काल से ही, गुलामी के काल से ही विस्तार का क्रम जो चलता रहा, उसी को 1947 के बाद बढ़ोतरी मिली, उसका विकास हुआ और आयुर्वेद खंडित हुआ। जिन संस्थाओं में आयुर्वेद की शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोले गए, 1960 के आसपास उन्हें बंद कर दिया गया। एलोपैथी की चिकित्सा के अंतर्गत जो आज भी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में क्या हानि है और क्या लाभ है, सारा समाज उसकी समीक्षा कर रहा है। बाबा रामदेव का आयुर्वेद के संबंध में उनकी घोषणा और विश्व स्तर पर उनकी पहचान, योग का ज्ञान और भारत में योग का महत्व दिया जाना, अब पूरे संसार को योग क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना, यह शुभ संकेत है। निसंदेह भारतीय राष्ट्र 1947 में भारतीय राष्ट्र की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि यह तो खंडित भारत है। जिस समय वो खंडित हुआ, उस कालखंड में जितनी भी समस्याएं थी, जो लोग साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए अलग देश बन गया। लेकिन अब यह खंडित भारत वो 45 और 46 के काल का ही आज बन चुका है। समस्याएं उसी कालखंड की हैं। मैं इसी नाते इसको भी 47 के बाद भी गुलामी मानता हूँ, क्योंकि संस्कार से उसका कोई संबंध नहीं रहा है। जिसने मिट्टी के महत्व को नहीं समझा, जिसने परंपरा को नहीं समझा, जिसने सनातन को नहीं समझा, जिसने भारत के अतीत का बोध नहीं किया, तो अगर
अतीत का बोध नहीं था तो वर्तमान कैसे चलेगा। वर्तमान चलता था, लोग श्रम करते थे, हलवाए हल चलाते थे, खेतों में बीज डालते थे, कोन यानी शकरकंद, सुथनी की खेती होती थी, देसी ईख जो चिकित्सा के समान है उसका प्रचलन था, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता था, प्रत्येक गांव दूसरे गांव की सहायता करते थे। जैसे हमने नथुनी प्रसाद और भूरा हजाम जो रघुनाथपुर के थे, तो हमको यह कहना पड़ा कि वह गांव हमारे गांव का आधार गांव था, यानी पोषण का गांव रहा, और लोगों के भीतर कर्म निष्ठा थी, कृषि का विस्तार था, और प्रत्येक प्रकार के की वस्तुओं का उत्पादन होता था। अगर गेहूं और जौ की मात्रा होती थी तो साई, सामा, कोदो, टांगुल का भी उत्पादन होता था। मड़ुआ, मक्का, मकई जिसको कहते हैं, उसका भी उत्पादन होता था, और ऋतुओं के अनुसार उनके उत्पादन का क्रम था। आम के बड़े बड़े बाग थे, और जीवन लोगों का फलों पर आश्रित होता था। संस्थाएं कुछ गणमान्य लोगों द्वारा जो समाज को समर्पित थे, अंग्रेजी परंपरा की ही संस्थाएं ज्यादा विकसित की गई। हमारे बचपन में लगभग प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां संस्कृत की शिक्षा होती थी, संस्कृत के संस्कार दिए जाते थे, लेकिन वो प्रायः बंद होते चले गए। और इन 75 वर्षों में गुरुकुलों का हमारे देवरिया क्षेत्र में तो नाश हो ही गया, और आज मैं महसूस कर रहा हूं कि पूरे भारत में ही गुरुकुलों का नाश हुआ, जहां प्रत्येक प्रकार की शिक्षा होती थी, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वह लकड़ी के काम से संबंधित हो, चाहे वह लोहे के काम से संबंधित हो। जो हल के फार बनते थे, भाले और तलवार भी बनते थे लोहारों के द्वारा, उसको बड़े बड़े कारखानों में संजो दिया गया। तो अतीत की चर्चा जो सांसद महोदया ने की, तो अतीत को अगर हम याद नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को कैसे संचरित करेंगे, कैसे विकास करेंगे। अतीत में जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने देश को धोखा दिया है और अकूत संपदा भी बटोरी है, जिन्होंने देशभक्तों के साथ धोखा किया है, तो उनको भी तो याद करना पड़ेगा। जो देशभक्त रहे हैं, देश को समर्पित रहे हैं, देश के लिए जिन्होंने प्राण दिया है, उनको याद करके प्राणदान की परंपरा वर्तमान में हम कैसे कायम रख सकेंगे। अगर हम वर्तमान को
ही देखें तो वर्तमान तो होता नहीं, क्योंकि प्रातः जब होता है तब वह आज होता है, और बीती हुई रात वो कल हो जाती है, वह अतीत होता है। आज का भोजन जुटाया, हमने भोजन किया। अगर चूहे में भी संग्रह की प्रवीणता है, दिखाई पड़ती है, तो निसंदेह वो अभी भविष्य के बारे में सोचता है। सर्प और नेवला एक साथ नहीं रहते। जिस संस्था में प्राचार्य तो कर चुका हूं, उस संस्था में नेवलों की प्रधानता थी, लेकिन सर्प भी उस दिशा में रहते थे कि जहां नेवलों का संचार नहीं होता था। तो नेवला और सर्प का युद्ध भी होता रहा। मेढक, मछली, सब अपने जीवन का, और प्रत्येक जीव एक दूसरे का आहार भी करता है। जो मांसाहारी हैं, जो मनुष्य है, वे भी आहार करते हैं जीवों का, मछलियों का, बकरियों का, पशुओं का। और जब कथित आजादी 1947 की प्रारंभ हुई, तो भारत से निर्यात किया जाने लगा गोमांस, और भरपूर मात्रा में। जहां यूरोप के देशों के फ्रिज में सुरक्षित रहता था, इस प्रकार हमने गोवंश का विनाश किया। दूध की समस्या से आज सब परेशान हैं, लेकिन 1947-46 से 54 तक के कालखंड को हमने देखा है कि दूध का विस्तार था, दूध की सुलभता थी, क्योंकि उस व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले जो लोग थे, वो शासन के लुभावने वादे और नारे के कारण वह वंचित हो गए, दूसरी दिशा को पा गए और वादे करने लगे। हमारे गांव की एक बारात 40 या 42 की बात है, किसी गांव में गई थी। उस बारात में 3 दिन का समय होता था, 3 दिन रुकने का, 1 दिन मर्यादा का होता था। और बेटी पक्ष की ओर से कुछ विद्वान आप बुलाए जाते थे, और वर पक्ष की ओर से भी विद्वान आते थे। वहां पर उसी रघुनाथपुर का एक भट्ट वहां पहुंचा, और उसने उधर से आए हुए बेटी पक्ष के विद्वानों को अपने तर्कों से पराजित कर दिया, अपनी कविता सुना करके, कविता के माध्यम से। इस सब पर हमारे गांव के जो लोग बैठे हुए थे, उनके मन में जब उत्साह जागृत हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस भाट को 2 बीघा जमीन दी जाएगी। लेकिन समय बीत गया, और जिस दिन गांव के यानी सती मंदिर के
प्रांगण में गांव के सारे गणमान्य लोग जुटे थे। उस पर वह भाट भी उपस्थित था और उसने उसके जवाब में यह कहा कि पहले तो बाबू लोगन के मुंह रहे और अब हो गईल बा गाड़। सब लोगों ने कहा कि जल्दी जमीन दो, ये तो बेइज्जत करेगा, सब जगह बेइज्जत करेगा। इसी तरह से जो सरकारें चल रही हैं, खटाखट बांटने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, लुभावने वादे किए जा रहे हैं और वह पूरा करने में असमर्थ है। तो यह तो वही बात हो गई रघुनाथपुर के उस भाट की जो पूरे भारतवर्ष में दलों के भीतर विद्यमान हो गई है कि जब तुम स्वीकार करते हो, जब तुम सुविधाओं की घोषणा करते हो तो तुम्हारा वहां मुंह रहता है, लेकिन जब सत्ता में आते हो तो उसको पूरा नहीं करते हो तो मुंह के स्थान पर तो शौच का स्थान हो जाता है। यह बोध, यह स्वरूप सबके भीतर दिखाई पड़ता है। तो अतीत को याद रखना, वर्तमान को सजोना है, संवारना है, वर्तमान में सीखना है, वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करना है, वर्तमान में जोश पैदा करना है। रोना भी है, प्यार करना भी है और हंसना भी है। वहां प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, घृणा भी है, जिससे विभत्स रस होता है और अद्भुत भी है। ऐसी घटनाएं जो जीवन में अतीत की होती हैं, उससे आश्चर्य पैदा होता है। तो प्रत्येक प्रकार के भाव हमारे जीवन में अगर लाना है, अर्जित करना है, तो अतीत की आवश्यकता है। अगर देश का विभाजन हुआ तो उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाएगी? अगर गांधी और नेहरू कारक थे तो उनका नाम लिया ही जाएगा। अगर जो आज खंडित भारत में समस्याएं चल रही हैं उसके कारक गांधी और नेहरू दोनों हैं, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं? रूस का एक व्यक्तित्व, रचनाकार अलेक्जेंडर पुश्किन ये कहता है कि अतीत के खूंटे से रस्सी बांधो और उसे लेकर वर्तमान तक आओ और उसमें अपने जीवन का विकास करते हुए भविष्य के अंतराल में उस रस्सी को उतना दूर फेंक दो जहां तक उसकी पहुंच हो जाए। तो वर्तमान में रहने वाला अगर भविष्य का नहीं सोचता है, भविष्य की योजनाओं को नहीं सोचता है, भविष्य के लिए विकास की संकल्पना नहीं करता है, निस्संदेह वो पशु से भी गया गुजरा है। भारत का शासन, कथित आजाद भारत का शासन
पूरी तरह से व्यवस्था जो गुलामी की है वह 1930 और 35 और 40 के कालखंड की ही है। उस समय संशोधन वर्तमान सत्ता कर चुकी है, कर रही है। लग रहा है कि अपना तंत्र है, अपने तंत्र की दिशा में प्रवेश हो रहा है। यदि आगे भी वह बना रहेगा तो पूर्णतया अपना तंत्र होगा। जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपना प्राण अर्पित किया, कहा तो यह भी जाता है कि मध्यकाल अगर राजस्थान का है तो उत्तर मध्यकाल महाराष्ट्र का है और उसके उत्तर काल बंगाल का है। बंगाल से ही क्रांति का संचार शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ भागों तक स्थिर थी और उसके बाद धीरे धीरे उनका तंबू पूरे देश में फैल गया। तो जो भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं सोचता है, आज 5 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का बालक है, उसके लिए, उसके जीवन के विकास के लिए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, उसके संस्कार के लिए जो चिंतन नहीं करेगा वह सत्ता का अधिकारी नहीं होना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति हैं वो सोचते हैं और वर्तमान में दुख झेल कर, सुविधाओं की कटौती करके अपने को शोभायमान न बना करके और बच्चों के ऊपर अधिकाधिक धन की व्यवस्था करते हैं उनके शिक्षण के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके भविष्य की योजना के लिए। आखिर हम अतीत की बात नहीं सोचेंगे तो हमारा वर्तमान जिंदा नहीं रहेगा और वर्तमान तो हर पल बीतता है, हर पल भविष्य कटता है, हर पल वर्तमान अतीत की ओर जाता है। हम याद करते हैं अतीत को, अतीत को याद करके ही हमारा भारत अब तक, जो भारत देश है उसके अंतर्गत उसका राष्ट्र जो है जीवित रहा है। वो आज भी जीवित है, लाखों वर्षों से जीवित रहा है और उसने संचार किया। आज भी चाहे हम किसी भी देश में हो, किंतु हमारा राष्ट्र हमारे पास रहता है। हमारे देश को तो याद करना पड़ता है, स्मृति में लाना पड़ता है, लेकिन तो राष्ट्र उसके पास रहता है, चाहे वह
किसी भी भूभाग में हो तो राष्ट्र का स्वरूप क्या है? तो वह है संस्कृति, वह है परंपरा, और वह है सारा वांग्मय, और वह है महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास की सर्जना। और उसी के अंतर्गत जितने भी मनीषी हुए हैं, जिन्होंने उन्हीं कथाओं का विस्तार किया है, रचनाएं की हैं, हमारे भीतर गौरव का भाव पैदा किया है, बलिदान करने की प्रेरणा जगाई है और प्रेरित भी किया है। और इसी के कारण किसी चरखे से अंग्रेज नहीं गए। अंग्रेज गए वो बलिदानियों के त्याग और बलिदान के भय से। सत्ता हस्तांतरित हुई थी, जैसे एक डीएम दूसरे डीएम को पदभार देता है। तो जिसने अपना जीवन इस मिट्टी के साथ नहीं जोड़ा, अतीत के साथ नहीं जोड़ा, हमारे जितने भी सांस्कृतिक वांग्मय हैं, जिसका बोध उसे नहीं रहा, वह मिट्टी के साथ रिश्ता कैसे जोड़ पाता? निसंदेह वर्तमान परिवेश भारतीय राष्ट्र को समुन्नत, अज्वलनशील दिशा की ओर ले जा रहा है। और जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों का संचालन सत्ता का पोषण करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, अनेक उसी दिशा की ओर चल रहे हैं जहां हमारा अतीत जिस सांस्कृतिक धरातल पर था, और सांस्कृतिक धरातल का एक उदाहरण वर्तमान में तो कुंभ रहा है। जिन देशों की उतनी आबादी नहीं होगी, कई देशों को मिलाकर संगम के किनारे आस्था सजोकर जाने वालों की करोड़ों करोड़ों की संख्या में उपस्थिति हमारी उस सनातन परंपरा का बोध कराती है। यह जीवंत स्वरूप है। अतीत की आधारभूमि पर वर्तमान में खड़ा रहकर भविष्य के लिए योजना बनाना, भविष्य के लिए सोचना, ये मानव की प्रकृति है। और यही प्रकृति चिंतन है, ये दर्शन है, दृष्टि है और उसका बोध है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहूँगा कि जिस सांसद महोदया ने वर्तमान की बात की, तो फिरोज गांधी की पौत्री, उसकी न कोई जाति है, न उसका कोई मोह होगा इस मिट्टी के साथ, इस परंपरा के साथ,
तो वर्तमान की बात इसलिए कहती है कि जवाहरलाल नेहरू की आलोचना हो रही है, इंदिरा गांधी की आलोचना हो रही है, राजीव गांधी की आलोचना हो रही है। अरे आलोचना के जो पात्र हैं उनकी आलोचना तो सदैव होती है।